अब जो हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस लिमिटेशन को हम लोग ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या और ड्रॉबैक्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ या डिमेरिट भी हम लोग बोल सकते हैं, और डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो भी बोलना है यह चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इसका डिमेरिट क्या था कि एटॉम को वह हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज की डेट में एटॉम को मोर देन 35 पार्ट में क्या किया गया है जी, उसको तोड़ा गया है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक है, मेजॉन, एंटी मेजॉन एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एटॉम इज no longer considered as the smallest indivisible particle. This is because recent studies have shown is made up of still smaller particle called electron, proton, neutron, neutrino, positron, meson, antimeson, etc. यानी कि डाल्टन्स बोला था कि एटॉम को हम लोग और छोटे पार्ट में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और छोटे पार्ट में उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यह जो है डिविजिबल नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पे रिसेंटली हम लोग देख चुके हैं कि यह मोर देन, यहाँ पे नोट में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, नोट में हमेशा याद रखिएगा कि एटॉम is divided into more than 35 particles। वह 35 पार्टिकल्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है, जिसमें इसका नाम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, मेजॉन हो गया, एंटीमेजॉन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा यह मोर देन 35 पार्टिकल में एक पार्टिकल जो
होता है, जिसका नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वह आपका न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करता रहता है और रेस्ट ऑफ जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एटॉम है वह प्रेजेंट होता है कहां पे, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दो पार्ट एटॉम का होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट होता है। जैसे एज लाइक हम लोग कह सकते हैं सोलर सिस्टम हम लोग जो देख रहे हैं, वह जो सोलर सिस्टम हम लोग का जो है वह एज लाइक एटॉम को ही रिप्रेजेंट करता है। सन जो है मेरा न्यूक्लियस है और जो प्लेनेट जो देख रहे हो जो कि चारों ओर सन के क्या होता हो रहा है, वह रोटेट कर रहा है एज लाइक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है और न्यूक्लियस जो है मेरा वो उसी में सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, न्यूट्रिनो हो, ठीक है, मेजॉन हो, एंटी मेजॉन हो, एक्सेट्रा, यानी कि सारा का सारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से एटॉम का जो मास, अधिकतर मास होता है वह कहां पे होता है जी, न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक जो उनका जो था वह था एटॉम of the same element may have different masses। एक चीज याद रखिएगा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एटॉम ऑफ सेम एलिमेंट का जो मास होता है वह सेम होता है, ठीक है, जबकि यह गलत है। एग्जाम्पल के लिए आइसोटॉप, आइसोटॉप जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है, आइसोटॉप जो होगा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होगा वो आइसोटॉप कहलाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर आपका सेम है, लेकिन मास जो होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, लेकिन यहां पे कार्बन का एक 12 मास वाला होता है, ठीक है, 12 AMU, ठीक है, और दूसरा जो होता है 14 AMU होता है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट कार्बन है, कार्बन जो है वह सेम एलिमेंट है, लेकिन उसका दो अलग अलग मास है, ठीक है। इस वजह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आइसोटॉप को वह डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, सारे को किया था, आइसोटॉप को नहीं किया था, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं दोज एलिमेंट हु हैव सेम atomic number but different atomic mass, एग्जाम्पल आइसोटॉप में कौन, जैसे C12 एंड C14, C12 एंड C14 जो है वह are यानी have different masses of कार्बन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें कि C12 और C14 जो है के पास जो है वह डिफरेंट मास आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, अब जो है हम लोग नेक्स्ट इनका जो ड्रॉबैक देखने वाले हैं वह देखिए, इन्होंने आइसोबार के बारे में भी, जैसे इन्होंने बोला था कि डिफरेंट जो एटॉम होता है उसका जो मास जो होगा वह भी डिफरेंट होगा, बट आइसोबार के बारे में हम लोग जानते हैं, आइसोबार दो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, बट उसका जो मास जो होता है वह आपका सेम होता है, ठीक है। यानी कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट elements may have
सेम masses। एग्जाम्पल के लिए आइसोबार। आइसोबार क्या है? तो दोज एलिमेंट हु हैव different atomic number but same atomic mass। लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि पोटेशियम, एग्जांपल में पोटेशियम एंड कैल्शियम, have same atomic mass। कितना होता है? वह 40 AMU होता है। ठीक है, यहाँ पोटेशियम अलग है, कैल्शियम आपका अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अलग अलग एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा ही होगा। ठीक है, और इस दोनों का जो मास होता है वो 40 AMU होता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो आइसोबार है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो है वो आइसोबार को डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट जो हम लोग ड्रॉबैक इनका देखेंगे वह आपका देखेंगे कि सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस मेड अप of the same kind of atoms may have different properties। अब देखिए सब्सटेंस जो है सेम काइंड से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उसका उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सब्सटेंस जो होता है वह अगर सेम काइंड से बना होता है, सेम एलिमेंट से बना होता है, सेम एटॉम से बना होता है तो उसका प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे ग्रेफाइट, दूसरा एग्जांपल लेंगे आपका डायमंड। दोनों कार्बन से ही बना हुआ है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी दोनों क्या है? कार्बन से ही बना हुआ है। लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है वह गुड कंडक्टर होता है, एक नॉन मेटल गुड कंडक्टर हो गया। ठीक है, और यह जो होता है डायमंड जो है बैड कंडक्टर हो गया। ठीक है, नॉन मेटल। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वह सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड जो होता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट आपका क्या एलिमेंट है, लेकिन वह भी प्योर कार्बन से बना हुआ। तो यहाँ पे उनका यह पार्ट जो था वह क्या हो गया? ड्रॉबैक आपका निकला, उन्होंने गलत बोला। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि द रेशियो in which the different atoms combine to form compound may be fixed
and integral may not simple। उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट एटॉम जो है कंबाइन होता है, एक कंपाउंड बनाता है, और वह सिंपल रेशियो में होता है। वह क्या होता है, उन्होंने क्या बोला था, सिंपल रेशियो में बोला था। जबकि अब आप बताओ कि कार्बन, एग्जांपल में कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म C6H12O6। क्या क्या बनाया, C6H12O6, ठीक है। तो इसका रेशियो देखिए, देयर रेशियो कितना, तो 12 इंटू 6 इज टू आपका 1:12 इज टू आपका 16 इंटू आपका कितना हो गया, आपका 6 हो गया। 16 इंटू या आपका यहाँ 6 है, 6 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, तो 12 से डिवाइड, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 इज टू 1 इंटू 12 अपॉन 12 इज टू 16 इंटू 6 अपॉन 12, या 12 कैंसिल हो गया, यानी कि 6 2 जा 12 और यह आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6:1:8, यह सिंपल रेशियो में नहीं है, या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि कुछ इनका जो ड्रॉबैक्स जो था, यह यहाँ पे हम लोग देखे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, अब जो हम लोग देखेंगे एटॉम, तो कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला एटॉम का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट particle which take part in chemical reaction is called एटॉम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कि यह याद रखिएगा, एटॉम का जो एक पार्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वह खुद अकेला किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है, वहां पे चूंकि वह इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, एटॉम में होता है, इसलिए वह एटॉम ही जाएगा दूसरे एटॉम के पास, और दोनों के का इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड आपका एटॉम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस एटॉम को का जो सिंबल है। पहले क्या होता था कि अलग अलग देश में, चूंकि भाषा अलग अलग होता है, लैंग्वेज अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई अगर हिंदी मीडियम हो और दूसरा एक इंग्लिश मीडियम हो, तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है वह इसको क्या बोलेगा, परमाणु, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला जो स्टूडेंट है वह इसको क्या बोलेगा, एटॉम। तो यहाँ पे लैंग्वेज का क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इंडिया में कुछ और होगा, दूसरे देश में जाएंगे तो उसका नेमिंग कुछ और होगा। तो यहाँ पे अगर एक देश से दूसरे देश अगर कोई गया तो वहां पे इस चीज का हुआ तो यह आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी वजह से कि यह कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसका अलग अलग एज में इसका एक सिंबल दिया गया, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो गया, वैलिड हो गया। जैसे हाइड्रोजन दैट मीन्स H अगर बोलते तो वह H बोलने का मतलब मेरा हुआ इंडिया में भी हाइड्रोजन ही कहलाएगा, और अमेरिका में भी जाएंगे तो हाइड्रोजन ही कहलाएगा। तो किसी ना किसी रूप का सिंबल आपका दिया जाता है, जिससे उसका पहचान हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग का पहचान जो है, आप लोग का नाम जो हो गया, दैट मीन्स वह सिंबल है जो कि आप लोग को क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि ढूंढने में आसानी हो, इस वजह से आप लोग का नेमिंग किया जाता है, यानी कि वह सिंबॉलिकली आप लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है,
ठीक है, ताकि हम कहीं पे भी जाएं, किसी और भी जगह भी जाए तो वहां पे हम लोग को क्या हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इंसिडेंट में चलेंगे। ठीक है, डाल्टन के बारे में। डाल्टन्स यानी सबसे पहले कि सिंबल ऑफ एटॉम। एटॉम का सिंबल कैसे किया गया। ठीक है, यानी कि एटॉम के बदले अच्छा होगा एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि डाल्टन्स सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउअडेज में आप लोग जिस तरह से देख रहे हो, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, इस तरह का सिंबल नहीं था। पहले जो डाल्टन जो एलिमेंट के लिए सिंबल का जो यूज किया वह फिगर के द्वारा, यानी एक पिक्चर के द्वारा। ठीक है, तो वह उसका यूज किया। ठीक है, he was used symbol of elements by पिक्चर के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग हाइड्रोजन का सिंबल जो था गोल्ड, यहाँ पे यह जो है डाल्टन के द्वारा सिंबल दिया गया। हाइड्रोजन को इस तरह से हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का जो सिंबल दिया गया वह सिर्फ एक 0। ठीक है, उसके बाद जो है कि कार्बन का जो सिंबल दिया गया इस तरह से, यह कार्बन का सिंबल दिया गया। फिर फास्फोरस का जो सिंबल था वह कुछ इस तरह से सिंबल दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल्टन जो है वह सिंबॉलिकली। लेकिन सिंबॉलिकली में प्रॉब्लम क्या आता है कि अलग अलग देश का जो साइंटिस्ट जो है, जो सिंबल का यूज करता है, अलग अलग यूज करता था। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या होता था कि प्रॉब्लम क्रिएट होता था। एक देश दूसरे देश में जाता था तो वहां पे एक अलग ही सिंबल होता था। जो वह जानता था वह सिंबल अगर यूज करता था तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है डाल्टन्स के आने के बाद यह, ठीक है, एक और आपका यह केमिस्ट आए हुए थे जिनका नाम था बर्जिलियस जो है, इन्होंने भी जो सजेशन किया वह, उन्होंने क्या सजेशन किया वह चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं कि बर्जिलियस suggestion for symbols of एलिमेंट। ठीक है, तो बर्जिलियस के द्वारा क्या सजेशन दिया गया वह चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अब देखिए, he was suggested for representing the element that we can use
use one or या फर्स्ट, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट और फर्स्ट टू लेटर ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर, किसी भी एलिमेंट के फुल नेम का फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल के लिए हम लोग फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। और इन्हीं का जो आइडिया था, यही जो मॉडर्न तरीके से जो सिंबल हम लोग के सिंबल लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, इन्हीं के आइडिया पे या क्या था, बेस्ड ऑन था। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस आइडिया has been used in given या गिवन ही दे दो, इन गिविंग मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो बर्जिलियस जो थे पहला आपके फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि सिंबल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर ऑफ फुल नेम ऑफ किसका, एलिमेंट का। ठीक है, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वह मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न तरीके से किस तरह से अभी जो है कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का सिंबल, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, वह चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो थर्ड नंबर जो हम लोग देखेंगे, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो थर्ड नंबर मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो मॉडर्न सिंबल क्या है, किसी भी एलिमेंट का मॉडर्न सिंबल आपका क्या है। तो यहाँ पे यह याद रखिएगा कि कुछ जो है वह गाइडलाइंस जो है, जो तरीका जो हम लोग देखेंगे, कुछ गाइडलाइंस जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कि द सिंबल of an element is the first letter or first and another letter of the English name or Latin name of the एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो है हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लेटर हो या जस्ट उसके बाद अगर एक ही लेटर से आने वाला अगर नाम हो, जैसे कि कार्बन और कोबाल्ट। ठीक है,
जैसे सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो H से रिप्रेजेंट। लेकिन वही हम लोग देख लेते हैं हीलियम। यहां पे भी H, यहां पे भी H। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया? HE किया गया। ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कार्बन के का क्या होता है? C होता है। ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं कैल्शियम में या CC, सेम आ गया। तो पहला और जस्ट उसके बाद वाला यानी कि Ca। ठीक है। फिर कोबाल्ट देखते हैं, CO। ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट क्या हो गया? CO हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहला लेटर और क्या होता है? अनदर लेटर। अगर सेम एलिमेंट हो जाए तो किसी फर्स्ट वाले का पहला लेटर ले लिए, फिर सेकंड वाला जो होगा, ठीक है, वह पहला और दूसरा लेटर से लेके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नंबर जो हम लोग देखेंगे वह चीज देखिए, द necessity of adding another letter arises only in case of elements whose names start with the same letter। ठीक है। कि यह याद रखिएगा कि हम लोग जो अनदर लेटर जो ऐड करते हैं वह तभी ऐड हम लोग कर सकते हैं जब सेम लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है। यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन में कॉमन क्या हो गया? H, और दोनों का सेम तो होगा नहीं, इसलिए हीलियम में क्या किए? एक अनदर लेटर को हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। उसी तरह कार्बन हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो यह सारा समझ में आ गया। आज की कहानी यहीं तक। ठीक है।